नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सभी को। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, देखेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे कैसे कैसे परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंप्यूटर जो है वो आपका दो चीज़ों से बना है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर दो ही चीज़ें हैं। क्या? एक होता है हार्डवेयर प्लस दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। यानी हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर मिलकर बनाते हैं एक पूरा कंप्यूटर। ठीक है, अब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है भाई? हार्डवेयर तो वो सब होते हैं जो भौतिक आपके कंपोनेंट है, इकाई है, जैसे कि फिजिकल कंपोनेंट इनको बोल देते हैं, भौतिक इकाइयां जो भी हैं। यानी जिन ऐसे कंप्यूटर के वो पार्ट जिन्हें हम छू सकते हैं। ठीक है, छू सकते हैं यानी हाथ से हम उनको टच कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। शॉर्ट में HWB लिख देते हैं। सॉफ्टवेयर भाई क्या होता है? इसका अपोजिट, यानी ऐसे कंप्यूटर के पार्ट जिनको हम छू नहीं सकते। ठीक है, पर परिभाषा थोड़ी सी अलग है। हार्डवेयर के बारे में तो यही परिभाषा है कि कंपोनेंट ऐसे कंप्यूटर के पार्ट जिनको हम छू सकते हैं, पर सॉफ्टवेयर के बारे में हम ऐसा नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर क्या करता है? हम उसको देते हैं भाई कमांड। कंप्यूटर को देते हैं हम कमांड, वो उसी के हिसाब से हमें काम करके देगा। ठीक है, यानी हम क्या लिखते हैं? पहली बात करते हैं भाई कमांड की, हम देते हैं कंप्यूटर को कमांड। अब कमांड एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी होती है। तो एक एक कमांड देंगे तो समय बहुत बर्बाद होता है। हम क्या करते हैं? एक साथ बहुत सारी कमांड देते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी ये कमांड है, बहुत सारी कमांड है, इनको क्या बोलते हैं हम? इंस्ट्रक्शंस, निर्देश। जो भी हमने कंप्यूटर को निर्देश दिए हैं बहुत सारे, इनको इकट्ठा हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी जितनी भी हमारी इंस्ट्रक्शन है, कमांड है, कई सारी कमांड है, उनको हम एक साथ क्या बोलते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम। उल्टा हम ये बोल सकते हैं भाई किसी भी एक कंप्यूटर के प्रोग्राम में बहुत सारी इंस्ट्रक्शन छिपी होती हैं। ठीक है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन छिपी होती हैं। अब जो ये प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोग्राम मिलके क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर। ये आप ध्यान रखें। ठीक है, यानी कि बहुत सारे जो भी ये प्रोग्राम है, ये मिलके क्या बनाते हैं? एक सॉफ्टवेयर। तो हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? हम सीधा सीधा यही बोल सकते हैं कि भाई कोई भी सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम से मिलकर बना होता है। कोई भी प्रोग्राम बहुत सारी इंस्ट्रक्शन, निर्देशों से मिलके बना होता है। ठीक है, जिन पे काम कंप्यूटर करता है। ये चीज़ है, थोड़ा सा उल्टा है। अब ये भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स मिलके क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स का कलेक्शन आप इसको बोल सकते हो सॉफ्टवेयर। बनाते किस लिए हैं? अच्छा, अब एक चीज और है कि जो ये हार्डवेयर है, जो ये आपका हार्डवेयर है, इसको कंट्रोल कौन करता है? सॉफ्टवेयर। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर प्रिंटर है, एक आपका हार्डवेयर है। CPU है, आपका एक हार्डवेयर है। कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे क्या हैं? आपकी जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये सारे हार्डवेयर है। अगर इनके अंदर सॉफ्टवेयर ना हो तो ये किसी काम के नहीं है। ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर को आप क्या बोल सकते हो? कंप्यूटर की आत्मा है वही। ये क्या है? आत्मा। जैसे हमारे अंदर आत्मा होती है, तो हमारे अंदर भी क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है भाई। ठीक है, हार्डवेयर जो हमारे ये पुर्जे हैं वो सारे हार्डवेयर हैं, पर एक ऐसी एनर्जी भी है हमारे अंदर जो दिखाई नहीं देती, पर वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है, वो हमारे अंदर है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आत्मा। ऐसे ही कंप्यूटर में जो चीजें दिखाई दे जाएं वो हार्डवेयर है, और उसके अंदर ऐसी चीजें जो हमें दिखाई ना दें पर वो पूरा संचालन का काम वही करते हैं, कंट्रोल का काम वही करती हैं, वो होते हैं आपके सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, अब देखिए आगे। सॉफ्टवेयर पे आपसे पूछा कैसे कैसे जाता है? आपसे पूछा जाएगा जी सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं जी सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर आते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, और तीसरा आते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीन टाइप हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम तीनों में अंतर समझते हैं सीधा सीधा। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो मेन सॉफ्टवेयर होंगे
जो पूरे हार्डवेयर का संचालन करेंगे या सिस्टम का संचालन करेंगे, कंट्रोल करेंगे उसको। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कैसे होंगे? सहायक, यानी जो ये मेन सॉफ्टवेयर है या जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इनके उपयोग को आसान बनाते हैं कौन? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यानी डायरेक्ट हम इनको यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करते, हम किसकी सहायता से यूज करते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? आम इंसान, ठीक है, आम इंसान का काम आसान, आम इंसान का काम आसान करते हैं। ठीक है, यानी हमारा काम आसान करते हैं। क्या दोनों में अंतर है? देखो, यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर के उपयोग को आसान बनाता है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को आसान बनाता है, सिस्टम के सॉफ्टवेयर को यूज करने का, पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे काम को आसान बनाता है। देखिए अब कैसे कैसे हैं भाई। सबसे पहले देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है ओएस। ओएस क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओएस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यह मेन सॉफ्टवेयर होता है भाई, मेन सॉफ्टवेयर। क्योंकि मेन क्यों है? क्योंकि ये हार्डवेयर को भी कंट्रोल करता है, प्लस में जो छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको भी यही कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे मोबाइल में आप बोलते होगे जी ये एंड्रॉयड मोबाइल है या ये आईओएस मोबाइल है, तो जो ये एंड्रॉयड है और आईओएस है, ये क्या आपका मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और जो बाकी आप एप्लीकेशन यूज करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल क्रोम, ये जो भी, वो सारे क्या है, इन सॉफ्टवेयर को भी यूज करने के लिए आपके लिए ये कौन करके देता है? ठीक है, तो वो कौन बनाता है इनका भी यूज आसान? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वो ना हो तो आप कैसे यूज करोगे इनको? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के दो काम है, हार्डवेयर को भी कंट्रोल करना, प्लस जो छोटे सॉफ्टवेयर है उनको भी कंट्रोल करना। ठीक है, दूसरा आते हैं जी सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिवाइस ड्राइवर, दूसरे आते हैं डिवाइस ड्राइवर, और तीसरे होते हैं जी लैंग्वेज ट्रांसलेट। लैंग्वेज ट्रांसलेट, ये है भाई तीन टाइप। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेट। देखिए भाई, अब ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने बता दिया, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी एक बार थोड़ा सा हमने क्या देख लिया कि भाई ये मेन सॉफ्टवेयर है, बाकी सॉफ्टवेयर को चलाने में भी यही मदद करता है। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर कंप्यूटर के साथ जितने भी कंपोनेंट जुड़े होते हैं, यानी जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं, सभी के क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी जितने भी आपके इनपुट व आउटपुट डिवाइस हैं, उनके अपने सॉफ्टवेयर, उनके अपने सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? डिवाइस ड्राइवर। जैसे आपने पेन ड्राइव को कनेक्ट किया कंप्यूटर के साथ, तो कंप्यूटर के पास, यानी कि कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी, उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास उस पेन ड्राइव का डिवाइस ड्राइवर होना चाहिए। आपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को जोड़ा, तो प्रिंटर से प्रिंट लेने के लिए क्या होना चाहिए? उस प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर होना चाहिए। किसके पास? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। क्योंकि अभी तो हमने बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे सॉफ्टवेयर से भी काम लेता है, प्लस हार्डवेयर से भी, पर सीधा सीधा हार्डवेयर से काम नहीं ले सकता, क्योंकि हर हार्डवेयर जो भी इससे जुड़ा है उसके ड्राइवर इसके पास होने चाहिए, यानी उसके छोटे सॉफ्टवेयर होने चाहिए, तभी उनसे वो काम ले पाएगा। ठीक है, अब कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जिनके डिवाइस ड्राइवर हमें इंस्टॉल नहीं करने पड़ते, यानी उस कंप्यूटर के अंदर डालने नहीं पड़ते। जैसे ही हम डिवाइस कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं, वो अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसे ही आप पेन ड्राइव जोड़ते हो, उसका जो ड्राइवर है वो आप इंस्टॉल नहीं करते, वो अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। उनको बोलते हैं जी प्लग एंड प्ले डिवाइस। प्लग एंड प्ले डिवाइस, ये आप ध्यान रखिए, प्लग एंड प्ले डिवाइस बोलते हैं उनको। ठीक है, यानी ऐसे डिवाइस ड्राइवर या ऐसी डिवाइस जिनके ड्राइवर अपने आप, जिनके सॉफ्टवेयर अपने आप इंस्टॉल हो जाए कंप्यूटर से जोड़ते ही, उनको बोलते हैं प्लग एंड प्ले डिवाइस। ठीक है, अभी आगे देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या चीज़ है भाई? ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करें तो भाई तीन लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। एक होता है असेंबलर, ठीक है, एक होता है
इंटरप्रेटर, और एक होता है आपका कंपाइलर। ठीक है, ये तीन होते हैं आपके टाइप। अब आपसे पूछा जाए भाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे पहली मेन बात तो ये है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि जो स्टार्टिंग के कंप्यूटर थे उनमें हम जो प्रोग्राम लिखते थे, इंस्ट्रक्शन लिखते थे, वो हम मशीन लैंग्वेज में लिखते थे, मशीनी भाषा में लिखते थे। पर उस मशीनी भाषा को क्या है कि समझना थोड़ा सा मुश्किल था। कंप्यूटर तो समझ लेता था पर हम भूल जाते थे उन चीज़ों को बार बार। बहुत बड़े बड़े कोड होते थे जिनको याद रखना पड़ता था, पर वो आसान नहीं था अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए। तो क्या किया गया, एक आसान भाषा बनाई गई, असेंबली भाषा। जनरेशन में हमने पढ़ा ना कि पहले मशीनी भाषा आई, फिर असेंबली सांकेतिक भाषा आई। वो थोड़ी आसान थी समझने में पर काफ़ी नहीं थी वो, इसलिए क्या बनाई गई, फिर हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई। और हम क्या करते हैं, जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, वो हाई लेवल में लिखते हैं। और कंप्यूटर को हाई लेवल नहीं समझ आती। भाई आपसे पूछा जाए भी कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है, तो वो तो मशीन को ही समझता है आज भी। फिर ये जो ट्रांसलेटर होता है ये क्या करता है, हमारे लिए उस हाई लेवल जो लैंग्वेज में हमने लिख दिया कुछ भी, उसको अपने आप बदल देता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये काम है भाई ट्रांसलेटर का। सबसे पहले आता है असेंबलर। देखो असेंबलर का काम क्या है, इसका काम है असेंबली भाषा से, ठीक है, असेंबली भाषा से मशीन भाषा में बदलना, मशीनी भाषा में चेंज करना, बदलना, या ट्रांसलेट करना आप बोल सकते हैं। ठीक है, यानी सांकेतिक भाषा से हम किस में बदल रहे हैं, मशीन भाषा। इंटरप्रेटर व कंपाइलर, इन दोनों का काम क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल यानी मशीन में बदलना। ठीक है, हाई लेवल से किस में बदलना, मशीन में बदलना। ठीक है, अब यहाँ पे खास बात यह है कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों में आपसे अंतर पूछते हैं भाई पेपरों में। कैसे, अगर आप लाइन बाय लाइन चेंज करोगे, क्या लाइन बाय लाइन, जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूं और कोई यहाँ पे फ्रेंच में ट्रांसलेट करने वाला बंदा मेरे पास खड़ा है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मैं एक लाइन बोलूंगा फिर तुम उसको चेंज कर देना फ्रेंच में, फिर मैं दूसरी बोलूंगा फिर उसको चेंज कर देना, फिर तीसरी बोलूंगा उसको चेंज कर देना। वो क्या है आपका इंटरप्रेट। ठीक है, लाइन बाय लाइन, ये वर्ड ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट का काम कौन करता है, इंटरप्रेटर। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है, हाई लेवल उच्च स्तरीय भाषा से निम्न स्तरीय लो लेवल में बदलना। कंपाइलर का भी यही काम है, पर ये क्या करता है, कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ बदलता है, कंप्लीट प्रोग्राम एट वंस, एक ही बार में करता है चेंज। ठीक है, ये दोनों में अंतर रहेगा, एक ही बार में कर देता है। ठीक है, अब क्या होता है जब ये कन्वर्ट करना शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर भी आते हैं। एरर क्यों, क्योंकि देखो प्रोग्राम कौन लिखता है, इंसान। और इंसान तो जी गलतियों का पुतला है, हमने एक कहावत सुनी है, गलतियों का पुतला है तो गलतियां तो करेगा ही। तो जब ये प्रोग्राम हम लिख रहे हैं तो उस समय हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो परिणाम स्वरूप होता क्या है भाई, ये जो इंटरप्रेटर हैं और कंपाइलर हैं इनके पास एक ग्रामर होती है जिसमें चेक करके बता देते हैं भाई आपने क्या गलतियां करी हैं, क्या गलतियां आपने करी हैं। तो जो गलतियां हो जाती हैं उनको बोलते हैं जी एरर, जिनकी वजह से प्रोग्राम रुक जाए, यानी ऐसी गलतियां जिनकी वजह से प्रोग्राम रुक जाए वो होते हैं एरर। एरर ढूंढने की प्रक्रिया होती है डीबगिंग, ये ध्यान रखना, डीबगिंग, ये जो एरर आए हैं इनको ढूंढने की प्रक्रिया होती है डीबगिंग। ठीक है, और एक होता है बग, बग और एरर दोनों में अंतर है। देखो बग और एरर दोनों में अंतर क्या है, एरर में तो क्या होगा, जब एरर आएगा तो प्रोग्राम आपका रुक जाएगा, होल्ड हो जाएगा। लेकिन बग में क्या होता है कि प्रोग्राम आपका रुकता नहीं है, बग में क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड परिणाम आते हैं, अनएक्सपेक्टेड परिणाम या फिर रिजल्ट आप बोल सकते। ठीक है, जैसे आपको करना था, जैसे 5 + 2 7, आना तो चाहिए था क्या 7, पर आया हो मान लो 8, तो वो क्या होगा आपका एक बग होगा, बग। तो जितने भी ये एरर हैं या बग हैं इनको ढूंढने की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, डीबगिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप ध्यान रखिएगा,
हमने देखे ट्रांसलेटर काम क्या है, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में बदलना। असेंबलर का काम है असेंबली भाषा से मशीन भाषा में बदलना, और इंटरप्रेटर और कंपाइलर का काम है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल उच्च स्तरीय भाषा से निम्न स्तरीय में बदलना। जब ये कन्वर्ट का काम हो जाता है, देखो ये तीन है और तीनों किस में लेके आ रहे हैं, सारा तीनों लेके आ रहे हैं किस में, मशीन में, मशीनी भाषा में। तो इसको मशीन कोड भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट कोड भी बोल देते हैं, इसको टारगेट कोड भी बोल देते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट कोड, टारगेट कोड, मशीन कोड, या फिर कोड की जगह पे प्रोग्राम भी लिखा हो सकता है, ठीक है। प्रोग्राम यानी कि मशीन प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या फिर टारगेट प्रोग्राम इनको बोलते हैं। अब टारगेट प्रोग्राम की बात आ गई तो सोर्स प्रोग्राम भी आपसे पूछ सकते हैं, सोर्स प्रोग्राम भी आपसे पूछ सकते हैं। तो सोर्स प्रोग्राम कौन से होंगे, सोर्स वो होंगे भाई जो ये कन्वर्ट करने चला था ना यहाँ से, जैसे यहाँ से या यहाँ से जो भी इन्होंने कन्वर्ट करना शुरू किया था, यानी जो यहाँ पे आपका प्रोग्राम है जिसको कन्वर्ट करके दूसरी भाषा में ले गया ना ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। और ये क्या रहेगा जिससे आपने बदलना शुरू किया था, ये होगा आपका सोर्स प्रोग्राम। तो ये पेपर्स में पूछा जाता है, ध्यान रखना भाई सोर्स प्रोग्राम क्या चीज है, जिससे हमने दूसरी भाषा में उसको चेंज किया वो सोर्स, और जो चेंज होके आया है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। जो चेंज होके आया है वो है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपके ट्रांसलेटर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो क्या है, यूटिलिटी। यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग को आसान बनाते हैं, ठीक है, आसान बनाते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग को क्या करते हैं, आसान बनाते हैं। अब यूटिलिटी आपसे पूछ सकते हैं भाई कौन से होते हैं। सबसे पहले एक होता है फाइल मैनेजर, फाइलों को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो हो गया हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक, ठीक है। एक होता है डिस्क क्लीनअप, ठीक है। एक होता है डिस्क फॉर्मेटिंग, ठीक है। एक होता है डिस्क डीफ्रैगमेंटर, डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन, ठीक है। एक होता है भाई डिस्क कंप्रेशन, मिलते जुलते नाम हैं आप ध्यान रखिएगा सारे के सारे। डिस्क कंप्रेशन, वायरस स्कैनर, कंप्यूटर के अंदर अगर वायरस आ जाए तो उनको स्कैन करने के लिए वायरस स्कैनर, ठीक है, वायरस स्कैनर। एक होता है सिस्टम रीस्टोर, साउंड रिकॉर्डर, ठीक है, साउंड रिकॉर्डर, बैकअप, ठीक है। ये आपकी कुछ यूटिलिटी है, इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं पर ये वो मेन है जो हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। आपसे कुछ भी पूछ ले इनमें कह दे कि भाई डिस्क फॉर्मेटिंग है या डिस्क क्लीनअप है या डिस्क फ्रेगमेंटेशन है, डीफ्रेगमेंटेशन है, कंप्रेशन है, फाइल मैनेजर है या वायरस स्कैनर है, सिस्टम रीस्टोर है, साउंड रिकॉर्डर है, बैकअप है, ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये आपके कैसे सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब फाइल मैनेजर का काम क्या है, फाइलों को मैनेज करने के लिए। अब मैनेज क्या करेंगे भाई, फाइल को क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, यानी ये यूटिलिटी क्या करेगी, क्रिएट करेगी, उसको रीनेम करना, मूव, कट, कॉपी, पेस्ट फाइल को, वो सारा कौन संभव करता है, फाइल मैनेजर। दूसरा हम फाइल की क्या देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज, क्या देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज, यानी कि कब वो फाइल बनी है, क्या कुछ उसमें है, अगर पिक्चर है तो क्या उसका रेजोल्यूशन है, क्या उसकी हाइट है, विड्थ है, वो सारी चीज़ें, कब वो बनाई गई है, किसी कैमरे से ली गई है तो कौन से कैमरे से ली गई है, उसका मॉडल, बहुत सारी डिटेल होती है इसके अंदर। तो उन सबको कौन दिखाता है, फाइल मैनेजर, फाइलों को मैनेज करने के लिए, ठीक है। और किसी भी फाइल को मूव करते हैं या कॉपी करते हैं तो दोनों में अंतर क्या रहता है कि जहां से हम फाइल की कॉपी को लेके जा रहे हैं किसी दूसरी जगह पे, अगर हम करते हैं मूव,
या कट, तो वो एक जगह से उठकर दूसरी जगह चली जाती है। अगर हम करते हैं कॉपी, तो क्या होता है कि जो सोर्स था हमारा वहां भी वो फाइल रहेगी, और जो हमारा डेस्टिनेशन है यानी जहां पे हम उसको पेस्ट कर रहे हैं वहां उसकी एक दूसरी कॉपी बन जाएगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। दूसरा होता है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप काम क्या होता है? इसका काम होता है भाई टेम्परेरी फाइल को उड़ाना। जैसे मोबाइल में तो आप बहुत बार इसको यूज भी कर रहे हैं आज के टाइम, क्योंकि जब क्या होता है आपका फोन हैंग होने लग जाता है, तो आप क्या करते हो, उसमें क्लीन अप करके कुछ आ जाता है, आपके पास हिंट आ जाता है भी ठीक है इस पे आप ओके करो और क्लीन अप कर दो। उससे आपकी जो मोबाइल की स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, टेम्परेरी फाइलें उससे उड़ जाती हैं, रैम भी आपकी फ्री हो जाती है। तो वो ये यूटिलिटी है। कंप्यूटर में भी ये होती है, क्योंकि कंप्यूटर में भी आपकी क्या होती है, क्लीन अप यूटिलिटी होती है। उसका काम भी सेम है, वही है टेम्परेरी फाइल। जब भी आप कंप्यूटर यूज करते हो टेम्परेरी फाइल बनती रहती हैं, उनको उड़ाना। ठीक है, उनको उड़ाने के लिए, क्लीन करने के लिए इसका यूज करते हैं। बेसिक फंडा क्या है भाई? बेसिक काम है इसका स्पेस को बढ़ाना, स्पेस हमारे लिए अवेलेबल कराना। ठीक है, फिर आता है भाई डिस्क फॉर्मेटिंग। डिस्क फॉर्मेटिंग, अब ये फॉर्मेटिंग क्या है? फॉर्मेटिंग से आप समझ रहे होगे डिलीट करना, नहीं जी। डिस्क फॉर्मेटिंग क्या होता है? जो हमारी हार्ड डिस्क है उसके अंदर ट्रैक्स बनाना। ये मैंने आपको मेमोरी में बता दिया है क्या होते हैं ट्रैक्स बनाना, फिर उनके अंदर सेक्टर्स बनाना, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग, डिस्क फॉर्मेटिंग इसको बोलेंगे। जो भी आपके पास हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, उसके अंदर ट्रैक्स व सेक्टर्स बनाना, वो है जी फॉर्मेटिंग। ठीक है, फिर क्या होता है डीफ्रेगमेंटेशन। इसका काम क्या रहेगा? डिस्क फ्रेगमेंटेशन का देखिए, मैंने आपको बताया था जब हार्ड डिस्क पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था एक होता है आईएफ और एक होता है ईएफ। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, आंतरिक फ्रेगमेंटेशन और एक बाह्य फ्रेगमेंटेशन। आंतरिक फ्रेगमेंटेशन तो क्या था? इस ब्लॉक के अंदर, किसी भी ब्लॉक के अंदर या सेक्टर के अंदर कुछ जगह ऐसी बच जाए जिसको हम यूज ना कर पाए, वो हो गया इंटरनल। टोटल स्पेस तो है आपके पास पर आप यूज नहीं कर सकते, वो क्या हो गया एक्सटर्नल। इनको कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का। वो क्या करता है, जो भी ये फ्रेगमेंट बने हैं यानी ये टुकड़े बने हैं आपके मेमोरी के, उनको क्या करता है? कॉम्पैक्शन, उनके ऊपर क्या करता है? कॉम्पैक्शन, यानी उनको जोड़ता है, उनको जोड़ता है ताकि उनको यूज किया जा सके। पर ये इतना कामयाब नहीं होता। ठीक है, इतना कामयाब नहीं होता, फिर भी कुछ हद तक तो हेल्प करता ही है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो कंप्रेशन। कंप्रेशन का काम क्या है? फाइल के साइज को कम करना, फाइल साइज को रिड्यूस करना। ये वर्ड ध्यान रखना, रिड्यूस करना, कम करना। भाई कम क्यों करना है? क्योंकि देखो आपने फोन से फोटो ली, भाई 10-15 फोटो ले ली, बड़े बड़े साइज की हैं। अब आपको इंटरनेट के थ्रू उनको कहीं भेजना है। ठीक है, तो एक तो आप सभी फाइलों को एज इट इज भेजोगे, जो बड़ा साइज है उसमें भेजोगे। कई बार क्या होता है कि नेटवर्क आपके पास कम हो, डाटा कम हो, आप चाहते हो कि डाटा भी बचे और स्पीड से चला जाए, तो आप क्या करोगे? उन्हीं फाइलों का, उन्हीं फोटोज का जो है साइज आप थोड़ा सा कम कर दोगे। उससे क्या होगा, जिसके पास गई है उसको तो ठीक है, उसको इतना खास पता नहीं चल रहा, थोड़ी क्वालिटी देखो कम होती है इसमें, क्वालिटी बिल्कुल कम होगी फाइल की, लेकिन फिर भी इतना है कि भाई ठीक है हमारा काम चल जाए। यानी कि हम बेसिक फंडा हमारा क्या है कि बड़े साइज की फाइल भेजने की बजाय हम उसको कंप्रेस करके भेजते हैं। तो व्हाट्सएप पे जितनी भी आप पिक्चर्स वगैरह ये चीजें आप भेजते हो, अगर आप डायरेक्ट पिक्चर्स भेजते हो तो वो क्या होता है, कंप्रेस होके जाती है, उसका साइज कम हो जाता है। आपके पास हो सकता है वो फोटो 15 MB की हो, लेकिन जहां वो पहुंचेगी ना वहां वो 2 MB की बन चुकी होगी। ठीक है, और पता भी नहीं चलता। तो ये इसलिए कामयाब है ये चीज, भाई स्पेस कम होता है, स्पीड से डाटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो वो चीज है कंप्रेशन, फाइल के साइज को कम करने के लिए, क्वालिटी उसमें थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो वायरस स्कैनर। वायरस स्कैनर दो टाइप के हैं भाई आपके, एक तो यूटिलिटी में आते हैं और एक एप्लीकेशन में आते हैं। दोनों में अंतर समझिएगा। वायरस क्या है? सबसे पहले ऐसे कंप्यूटर के प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से बनाए गए। यानी कि है तो क्या, ये भी सॉफ्टवेयर ही है, पर ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को हानि, नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं या आपसे कोई जानकारी चुराने के उद्देश्य से बनाए गए हैं, ऐसे वायरस है। अब दो हैं चीजें यहाँ पे, एक होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी में वो सारे वायरस स्कैनर आते हैं जो कंप्यूटर के साथ आते हैं, जैसे कि विंडोज डिफेंडर। विंडो ऑपरेटिंग के साथ एक विंडोज डिफेंडर आता है,
जो बाहरी जो अटैक होता है या बाहरी लोगों की एक्सेस है उनको रोकता है, आपके कंप्यूटर से डाटा चुराने से रोकता है। ठीक है, एक इसी से जुड़ा नाम होता है फायरवॉल। फायरवॉल भी एक इसमें साथ में आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है एक छोटा सा। वो भी क्या करता है, अनऑथराइज एक्सेस होने से रोकता है। अनऑथराइज एक्सेस, अथोराइज का मतलब ये होता है किसी को परमिशन है, तो अनऑथराइज यानी जिसको परमिशन नहीं है उसको एक्सेस देने से रोकना। क्योंकि देखो जब कंप्यूटर या आपका मोबाइल नेट से कनेक्ट होता है तो वो दुनिया की बहुत सारी डिवाइस या कंप्यूटर से जुड़ जाता है। अब वो लोग भी आपके कंप्यूटर में डाटा में ताक झाक कर सकते हैं, उठा सकते हैं वहां से डाटा, अगर आपने अनऑथराइज एक्सेस दी तो। ठीक है, वो आपका डाटा चुरा भी सकते हैं, उसको हानि भी पहुंचा सकते हैं। तो फायरवॉल का हम यूज करते हैं अनऑथराइज को रोकने के लिए। इससे क्या होता है कि आप उन्हीं लोगों को आपका सिस्टम यूज करने दोगे, कनेक्ट होने दोगे, जिनको आप जानते हो या जिनके पास परमिशन है। ठीक है, सिस्टम रीस्टोर, इसका काम होता है कॉन्फ़िगरेशन को रीसेट करना। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन को रीसेट करना। जैसे मोबाइल में हम बोलते हैं ना, नेटवर्क सेटिंग को या मोबाइल सेटिंग को रीसेट करना, यानी जब आपने मोबाइल या कंप्यूटर खरीदा था उस टाइम पे जो सेटिंग थी उसी पे वापसी उसको सेट कर देना, स्टार्टिंग जो फ्रेश जो सेटिंग थी उस पे। ऐसे ही जो आपका डेस्कटॉप है या लैपटॉप है उसमें भी सिस्टम जो है रिस्टोर की ऑप्शन होती है। उससे क्या होता है कि अगर आपके सिस्टम में आज कोई गड़बड़ आ गई, आपको लगता है कि कुछ समय पहले ये बहुत अच्छे से चल रहा था, तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हो, वही कॉन्फ़िगरेशन आप यूज कर सकते हो जो ठीक चल रही थी। ठीक है, उसको बोलते हैं सिस्टम रिस्टोर। एक होता है साउंड रिकॉर्डर, इसका काम है आवाज रिकॉर्ड करना। एक होता है बैकअप और एक होता है बैकअप रिस्टोर, दोनों इसी के पार्ट हैं बैकअप यूटिलिटी के। तो बैकअप का मतलब क्या होता है, आपके कंप्यूटर में जो भी फाइलें हैं उनका आपको बैकअप लेना है। ठीक है, अब बैकअप का अर्थ क्या है, पेपर में पूछा जाता है। बैकअप का अर्थ ये होता है भाई, किसी दूसरी लोकेशन पर, किसी दूसरी जगह पर, किसी दूसरी जगह, या हम बोल सकते हैं लोकेशन पर कॉपी बना के रखना। ठीक है, वो होता है आपका बैकअप। अब क्या है कि अगर आपने अपने ही कंप्यूटर में यानी सेम ही मेमोरी में एक जगह से दूसरी जगह पे दो कॉपी बना ली भाई आपने, तो वो बैकअप नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब वो हार्ड डिस्क खराब होगी या उस मेमोरी में कोई दिक्कत आएगी तो वो दोनों ही कॉपी आपकी चली जाएंगी। बैकअप हम उसको कब बोलेंगे, जब आपने उसी कॉपी को कहीं और रख लिया, किसी और कंप्यूटर में किसी और जगह पे रख लिया, किसी और मेमोरी में रख लिया, अब वो है आपका बैकअप। ठीक है, और बैकअप रिस्टोर कब करते हैं, बैकअप रिस्टोर जब करते हैं जब हमें लगता है कि भाई हमारी फाइलें जो थी वो उड़ गई हैं और हमें वो वापसी चाहिए, तो हम क्या करते हैं फिर उसका बैकअप रिस्टोर करते हैं, यानी जिस जगह पे दूसरी जगह पे हमने उसको कॉपी किया था वहां से वापसी लेके आते हैं। पर अगर आप इसको मैनुअली करोगे यानी खुद से करोगे तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रक्रिया है बहुत हैवी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है और कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है। बहुत सारी फाइलें जब हों, तो अगर दो चार फाइलें हैं तो दिक्कत नहीं है, पर बहुत सारी फाइलें हों तो ये प्रोसेस जो है लेंथी हो जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके साथ एक यूटिलिटी आती है बैकअप यूटिलिटी। उस यूटिलिटी का हम उपयोग करते हैं और वो यूटिलिटी क्या करती है, अपने आप जितनी भी फाइलें आपके सिस्टम में रखी हैं सभी को उठा के एक फाइल बना के उसको दे देती है आपको, ताकि आप उस एक फाइल को कहीं भी आसानी से रख सको, उसकी कॉपी रख सको। और जब भी आप बैकअप रिस्टोर करना होगा तो आपको क्या करना होगा, इसी यूटिलिटी को आपको वो वाली फाइल, एक ही फाइल आपको इसको देनी होगी, जितनी भी आपकी फाइलें थी ये सारी अपने आप बना देगा फिर वहां पे। ठीक है, तो ये आपके काम को आसान करता है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपसे कुछ यूटिलिटी डिस्कस करी है, तो इस इनकी सहायता से हम ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज को आसान बनाते हैं। ठीक है, फिर देखिए भाई तीसरी टाइप आगे देखो, तीसरी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है, ये आम इंसान के काम को आसान बनाता है। ठीक है, आम इंसान के काम को आसान बनाता है, हमारे काम को। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण से ही हम देख लेते हैं भाई हमारे काम को ये कैसे आसान बनाता है। ये हमारे लिए होते हैं ज़्यादातर सॉफ्टवेयर। जैसे सबसे पहले हम यूज़ करते हैं MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी एक होता है MS वर्ड, एक होता है MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, आउटलुक,
वन नोट, ये कुछ इसके मेन सॉफ्टवेयर है। एम एस एक्सेस, ठीक है, ये इसके पार्ट है। और सबसे ज्यादा यूज कौन से होते हैं? वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। एम एस ऑफिस हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसको पैकेज सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, ठीक है, इसको पैकेज सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम एम एस ऑफिस हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो ये सारे सॉफ्टवेयर इसके साथ अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं, इनको हमें अलग अलग इंस्टॉल करना नहीं पड़ता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पैकेज सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरा, एक तो हो गया आपका एम एस ऑफिस, दूसरा सी आर एम, एच आर एम, ई आर पी, ठीक है, ये हो गया। और बाकी जैसे कि कॉलेज, कॉलेज ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, जिनके पीछे मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हो ज्यादातर वो क्या होते हैं? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। चाहे वो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बोल दो, एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ऑफिस मैनेजमेंट बोल दो, स्कूल बोल दो, हॉस्पिटल बोल दो, स्टूडेंट मैनेजमेंट बोल दो, वो सारे क्या है? एकेडमी मैनेजमेंट बोल दो, ये सारे क्या है? आपके मैनेजमेंट सिस्टम है। और ये किस टाइप के हैं? सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सीआरएम आपसे पूछा जाए फुल फॉर्म, तो ये होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम दो प्रकार का होता है भाई, बी टू बी और बी टू सी। एक पेपर में ये पूछा गया था कि बी टू सी में सी क्या है, तो आपको ध्यान रखना है बी टू बी ये क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। यानी कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस का यहाँ पे क्या है? कस्टमर है, और कस्टमर के साथ क्या मेंटेन कर रहे हैं? रिलेशनशिप, ठीक है, उससे रिलेशनशिप बना के रख रहे हैं सॉफ्टवेयर की सहायता से। दूसरा होता है बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर होते हैं एंड यूजर, यानी कि हम लोग जो किसी भी बिजनेस या कंपनी द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को यूज करते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके बी टू सी। जैसे हम यूज करते हैं एयरटेल डीटीएच, और उसकी हमारे पास एक एप्लीकेशन होती है, वो होता है आपका सीआरएम, ठीक है, वो होता है आपका सीआरएम, जिससे हम कंपनी से जुड़ सकते हैं, चाहे रिचार्ज करना हो या उसमें कोई कंप्लेंट वगैरह हो, वो हम यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एच आर एम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। जो इस सॉफ्टवेयर को यूज करता है उसको एचआर भी बोल देते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी बोल देते हैं, एचआरएम भी बोल देते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? जितना भी इंडस्ट्री के अंदर, बिजनेसेस के अंदर ह्यूमन रिसोर्स है, यानी इंसान जितने भी काम कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, लेबर हो, कोई भी जितने भी ह्यूमन है, उन सब के बारे में मैनेज करना। और उन सब के बारे में क्या मैनेज करेंगे? या तो उनकी जानकारी, उनकी सैलरी, उनकी अटेंडेंस, वो सब हम यहाँ पे उनका रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस, वो सारा यहाँ से एचआरएम की सहायता से मेंटेन करते हैं। एक होता है ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। ये बड़ा सॉफ्टवेयर होता है जो कि सीआरएम एचआरएम इनका मिक्सचर होता है। ये इसके साथ साथ देखो, ये ह्यूमन रिसोर्स को भी मैनेज करता है, ये कस्टमर सीआरएम का भी काम करता है, ये बिलिंग विलिंग और जो अदर जो रिसोर्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, यानी ह्यूमन के अलावा जो भी रिसोर्सेज है वो सब भी इसके अंदर होते हैं। तो जो बैंकिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं बड़े बड़े, उनको बोलते हैं ईआरपी, बैंक ईआरपी उनको बोल देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। इसके बाद कॉलेज, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, ये किसके उपयोग को आसान बनाते हैं? जो भी हमारे कॉलेज हैं, ऑफिस हैं, उनके अंदर जो भी काम होना है उनको आसान बनाते हैं। जैसे कि ऑफिस में स्टाफ को मैनेज करना है, कॉलेज में स्टाफ को, स्टूडेंट्स को मैनेज करना है, स्कूल में वही है, हॉस्पिटल में जैसे कि आपकी ओपीडी होगी वो मैनेज होगी, पेशेंट का रिकॉर्ड मैनेज करना है, भी कौन पेशेंट है, किसको क्या दिक्कत थी, क्या क्या दवाइयाँ दी गई है, वो सारे रिकॉर्ड मेंटेन करना, इस टाइप से। आगे एप्लीकेशन में जैसे कि आपका एक आपने नाम सुना होगा, टैली ईआरपी, ठीक है। टैली ईआरपी किस लिए यूज करते हैं?
तो जो हमारे बिलिंग एंड अकाउंट्स के सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी सारे क्या हैं आपके बिलिंग एंड अकाउंट हिसाब किताब वाले सॉफ्टवेयर है, वो भी कैसे हैं आपके सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वो भी सारे क्या हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा एंटीवायरसेस, एंटीवायरस, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, क्या टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे जितने भी ऐप हम इंस्टॉल करते हैं वो भी सारे क्या हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस, जैसे कि कुछ नाम आप ध्यान रखना है एंटीवायरस के, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है कि नहीं है। तो आप नाम नाम इनके ध्यान रखिएगा, जैसे कि है क्विक हील, एक है गार्डियन, गार्जियन, ठीक है, ईसेट, नोड 32 बोल देते हैं इसको, ये है टोटल सिक्योरिटी, कैस्पर स्काई, बिट डिफेंडर, ठीक है, बिट डिफेंडर, एवीजी, अवास्ट, गूगल ने काफ़ी टाइम यूज़ किया था नॉर्टन को, ठीक है, नॉर्टन एंटीवायरस, ये भी एक एंटीवायरस है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। इसके अलावा भी बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, पर ये आपके मेन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वालों में से एक है। तो ये आप नाम ध्यान रखिएगा, ये सारे आपके कैसे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारे कैसे हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, उसके बारे में हमने देखा। ठीक है, और टाइप्स में भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने देखे, फिर हमने देखा यूटिलिटी क्या होते हैं, कौन से होते हैं, फिर हमने देखा एप्लीकेशन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये हमने टाइप के बारे में डिस्कशन किया है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कहीं पे थोड़ा बहुत आप मिस कर गए, तो वीडियो का यही फ़ायदा होता है कि आप इसको बार बार देखिए, 2-3 बार देखिए, तो जहाँ भी आप कुछ मिस कर गए हैं वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।